हाँ दोस्तों, मैं हूँ वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम जो हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी के एमसीक्यू हैं, आज हम उसका 25th लेक्चर देखेंगे जिसमें हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये हमारी इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो, काफी बेनिफिट है मिलेगा यहाँ पे आपको। और क्वेश्चंस पढ़ते हैं डेली बेसिस पे आपके, तो क्विजेस के बेस पे तो आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, यह हिल्स, यह हिल रेंज डज नॉट लाई इन द महाराष्ट्र। मतलब आपको 4 हिल दी गई हैं, पहाड़ियां दी गई हैं, 4 पहाड़ियां दी गई हैं, हिल मतलब पहाड़ियां। इन 4 पहाड़ियां जो हैं रेंजेस हैं, और इन 4 पहाड़ियों की रेंजेज हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र में नहीं है। तो कौन कौन सी हैं? पहली है सतमाला हिल्स, दूसरी है हरिश्चंद्र हिल्स, और तीसरी है महादेव हिल्स और बालाघाट रेंज। 4 हैं आपकी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से देखिए क्वेश्चन को अटेंड करके। इसके बाद हम देखते हैं मैप पे तो कौन कौन सी हिल्स हैं जो आपकी महाराष्ट्र में है और कौन सी नहीं है। चलिए, ये है हमारा मैप। आंसर हमारा होगा महादेव हिल्स। लेकिन ये मैप पे देखें तो नीचे अगर जाएं, देखो महादेव हिल्स कहाँ है आपकी, ये देखो महादेव हिल्स है। और ये वाला पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है बेटा एमपी, मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश के नीचे जाएं तो आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी, और इसके नीचे आपको सतमाला, पूरी आपको ये सतमाला रेंज है, पूरी आपको कहाँ मिलेगी? भारत के महाराष्ट्र में मिलेगी। और इसके नीचे आपको बालाघाट रेंज मिलेगी, फिर आपको हरिश्चंद्र रेंज मिलेगी। अगर हम इसको थोड़ा मैप पे देखें खुद से बना के, तो ये है हमारे, ये है, हम्म, ये है भारत का मैप, रफली मैप है, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना है फिलहाल। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, तो ये वाली यूं इस टाइप की जो रेंज है, इसे कहते हैं महादेव। और ये वाली जो आपकी महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपकी मिलेगी सतमाला। और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगी कर्नाटका, इसके पास थोड़ा आपको मिलेगी बालाघाट। और ठीक इसके नीचे मिली है आपको हरिश्चंद्र। तो ये वाली जो तीनों है आपकी, ये जो 3 है, ये तो आपकी कहाँ है? ये आपकी महाराष्ट्र में है। और ऊपर वाली जो आपकी है वो एमपी में है। और यहीं पे आप अगर नीचे एक देखें तो आपको ये सतपुड़ा रेंज मिलेगी। और सतपुड़ा रेंज आपकी किसके बीच में है? तो आप पहले तो आप आंसर देखिए। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सतमाला महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र, महादेव हिल्स हमारी महाराष्ट्र में नहीं है। तो सी हमारा ऑप्शन हो गया, क्योंकि नॉट पूछा गया था हमसे। अब बाकी हम हिल्स के बारे में देख लें थोड़ा। तो यहाँ पे आपको एक सतपुड़ा रेंज मिलेगी, ऊपर विंध्या रेंज मिलेगी। तो ऊपर है आपकी विंध्या रेंज, ये माउंटेन रेंज है। और नीचे आपको सतपुड़ा मिलेगी, सतपुरा। और इनके बीच में एक रिवर घाटी है, और इनके बीच में जो घाटी बनती है, उस घाटी में एक रिवर फ्लो होती है जिसे कहते हैं नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? एस्चुरी बनाती है, गुजरात में खंबात की बे ऑफ खंबात में जाके अपना पानी गिरा देती है। ये जो है ये बे ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी है, अरेबियन सी में गिरती है। और ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। ठीक है। और ठीक सतपुड़ा रेंज के नीचे आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको एक तापी रिवर मिलेगी, तापी नदी, तापी रिवर। ये भी बे ऑफ खंबात जो में जाके अपना वाटर गिराती है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इस टाइप के क्वेश्चन बन भी जाते हैं कि नर्मदा रिवर किन दो माउंटेन हिल्स की घाटी में फ्लो करती है। तो ऊपर आपको मिलेगी विंध्या, नीचे सतपुड़ा। और तापी की बात करें तो ऊपर सतपुड़ा, नीचे आपको दूसरी है अजंता हिल्स मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? अजंता हिल्स।
ठीक है। तो ये बाकी हिल्स हैं सारी। ये आपकी कैमूर हिल्स उत्तर प्रदेश में मिलेगी आपको। अरावली रेंज ये है आपकी, ये आपकी अरावली रेंज है, ये वाली अरावली रेंज है। ठीक है। और बाकी आपकी माउंटेन सिल छोटा नागपुर पठार प्लेट्यू है। और ये आपकी सतपुड़ा रेंज है। ये बुंदेलखंड पार्ट है एमपी के ऊपर, नॉर्दर्न हेमी नॉर्दर्न में। ठीक है। और ये ऊपर गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है। ये गारो खासी जंतियां हैं ऑर्डर में। ठीक है। ये मेघालय में है तीनों। और यहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। और ये आपकी डाफला हिल्स हैं, ये मिशमी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। हिल्स कहाँ पे क्या थी, सतमाला हिल्स ये है, और हरिश्चंद्र हिल्स, बालाघाट हिल्स, ये आपकी क्या है। अच्छा, इनको अब ऑर्डर में लगाने को भी आ सकता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आपको ये पूछ दिया कि महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी हिल्स नहीं। अब आपसे पूछ दे इनको ऑर्डर में लगाओ। कैसा ऑर्डर में लगाओ? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ टू साउथ एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि इनको ऑर्डर में लगाओ नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले आपने देखी कौन सी आएगी? सबसे पहले ऊपर आएगी आपकी सतमाला। सतमाला के बाद नहीं, सबसे पहले ऊपर आएगी हरिश्चंद्र। देखो, सबसे पहले सतमाला, उसके ऊपर महादेव, और महादेव सबसे ऊपर है। तो महादेव सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर आएगी महादेव, नीचे सतमाला। इसके बाद फिर आपकी बालाघाट आएगी, और बालाघाट के बाद नीचे आपकी हरिश्चंद्र आएगी। तो इस हिसाब से आपको मैप पे क्वेश्चन देखना है कि आपको ऑर्डर में भी पूछ सकता है या स्टेट वाइज पूछ सकता है, किस टाइप से। वेस्ट टू ईस्ट लगवा सकता है आपसे। अब वेस्ट टू ईस्ट लगाओगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी? देखो, सबसे पहले आपकी सतमाला आएगी, फिर आपकी हरिश्चंद्र आएगी, फिर बालाघाट आएगी, सबसे ईस्ट में आपकी महादेव आएगी। बाकी माउंटेन हिल्स को भी आपको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ लगवा सकता है। जैसे गजरत हिल्स आपकी कहाँ पे है? ये देखो उड़ीसा में है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन तो एक मतलब जरिया था माउंटेन हिल्स को समझने में, लेकिन कैसे क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकते हैं, इसको आपको अच्छे से मैप पे देखना होगा 2 से 3 बार। और आप एक ब्लैंक मैप लेके उस पे फिल भी कीजिए 2 से 3 बार, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर हिल्स आपका इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो शायद आप गलत ना करें। ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Kutch and Kathiawar Peninsula are the separated from each other by which of the following Gulf Airways? मतलब ये कह रहे हैं कि जो कच्छ है और जो काठियावाड़ पेनिनसुला है मतलब प्रायद्वीप, वो सेपरेटेड हैं किसके द्वारा? अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ एडन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, और हम इसको मैप पे देखते हैं कि आंसर क्या होगा। फिलहाल तो देखो, आंसर अगर देखा जाए तो देखो, ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ। ये ऊपर वाला जो गुजरात पोर्शन होता है ना, ये आपने गुजरात का पार्ट देखा होगा। ऐसे अगर वेस्ट का थोड़ा पार्ट बनाया जाए तो ये आपका पार्ट मिलेगा। ये जो पार्ट होता है ये आपका क्या है? आपका गुजरात है। अब गुजरात में अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये दलदली एरिया है, कच्छ एरिया है। ये एक टाइप का मार्शी एरिया है बहुत। ठीक है, दलदल है। तो ये आता है आपका कच्छ में। और ये वाला जो प्रायद्वीप पेनिनसुला का ये वाला पार्ट है, सौराष्ट्र रीजन भी है, इसे सौराष्ट्र भी बोलते हैं, सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र वाले रीजन को क्या आते हैं? काठियावाड़ रीजन भी बोलते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला भी बोलते हैं इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट काठियावाड़ पेनिनसुला है, और ये वाला आपका कच्छ है। और ये दोनों सेपरेट होते हैं, किससे सेपरेट होते हैं? तो ये जो बीच में आपको दिख रही गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ से दोनों सेपरेट होते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ बहुत ही नैरो एक एरिया है, और ये मार्शी एरिया है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये अरेबियन सी में है।
और इसके पास में ये बाउंड्री, अच्छा ये पूरा जो गुजरात पेनिनसुला है ये पूरा ये रीजन सौराष्ट्र ऊपर कच्छ रीजन है, ये पूरा क्या है, ये पूरा ऊपर में पाकिस्तान से, नीचे में ये महाराष्ट्र से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ये आपकी गल्फ ऑफ खंबात रही। और गल्फ ऑफ खंबात में क्या होता है, बाकी जो अभी हमने देखी थी नदियां, एक नर्मदा नदी है, ये कौन सी, नर्मदा है, ये नीचे वाली तापी है, ये क्या करती हैं, ये नदियां हैं। और ये आपकी कौन सी है, माही है। तो ये नदियां क्या हैं, ये अपनी गल्फ ऑफ खंबात में अपनी अपना पानी गिराती हैं आके हैं। अच्छा, माही रिवर पे बात की जाए तो माही रिवर क्या है, माही रिवर एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। यहां से चली, एक बार ऐसे कट कर दिया, फिर दोबारा कट करके गल्फ ऑफ खंबात में अपना पानी गिराती है माही रिवर। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, तो वो माही रिवर है, जो गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में अपना पानी गिराती है। अब गल्फ ऑफ खंबात की बात करें तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मतलब बहुत अच्छा है कि यहाँ पे वाटर से, जैसे एक नैरो जोन है, अब यहाँ पे जो भी वाटर करंट आती है स्पीड से आती है, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया जाए तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये गल्फ ऑफ कच्छ में आपको यहाँ पे मैंग्रोव्स मिलेंगे, बहुत सारी वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक बार इसको मैप पे और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को हम। तो अगर बाकी ऑप्शन को देखें, गल्फ ऑफ कच्छ, खंबात, कच्छ और खंबात देख लिया, मन्नार और एडन को हम और देख लें, तो मन्नार और एडन की बात करें तो मन्नार एडन हम आए मैप पे। अब मैप पे आए तो हम मैप पे देखते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और भारत को अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो क्या करें, इधर देखेंगे, ये रहा गुजरात का पोर्शन। आपने देख लिया ये वाला जो जामनगर के पास ये वाला जो वाटर नैरो जोन है थोड़ा सा, ये क्या है, गल्फ ऑफ खंबात है आपकी, ये सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक है, जिसके ऊपर आपका कच्छ और रीजन है, नीचे आपका सौराष्ट्र रीजन, काठियावाड़ रीजन है। और थोड़ा इसके नीचे आएंगे गल्फ ऑफ खंबात मिलेगी, इसके बारे में देख लिया आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ एडन की। अगर हम इसके वेस्ट में चलेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान मिलेगी, और इसके थोड़ा साउथ वेस्ट में चलेंगे तो आपको गल्फ ऑफ एडन मिलेगी, ये देखने को। ये है आपकी गल्फ ऑफ एडन। अब गल्फ ऑफ एडन क्या है, गल्फ ऑफ एडन से जब आप इधर जाएंगे, अरेबियन पेंसुला है ये पूरा, अरेबियन जिसमें यमन, ओमान, अरब, सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारे आते हैं। अब गल्फ ऑफ एडन से जब आप नीचे जाएंगे तो जिबूती पड़ता है, एक छोटा सा कंट्री, ये देख रहे हैं लैंडलॉक कंट्री, एमन और जिबूती के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है। तो नैरो इस जोन को क्या कहते हैं, वल अब मंदेब स्ट्रेट कहते हैं। और ये क्या करता है, वल अब मंदेब स्ट्रेट गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है। और रेड सी के इधर जाएंगे तो आपको एक स्वेज कैनाल दिखेगी, और स्वेज कैनाल क्या करती है, मेडिटेरियन से जोड़ती है। तो यहाँ से हमारी ट्रेडिंग होती है, जितनी भी हम यूरोपियन कंट्री से ट्रेड होता है तो यही स्वेज ऑफ कैनाल से आता है। और रेड सी से वल्लभ मंदेब स्ट्रेट होते हुए एडन, गल्फ ऑफ एडन, और एडन से जो होती है ये आपकी अरेबियन सी में आके भारत में आ जाता है। अब गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो ये सबसे नीचे जो मेन पोर्शन भारत का मेन आइलैंड लैंड है, उसके सबसे नीचे जाएंगे तो कन्याकुमारी मिलेगा और श्रीलंका मिलेगा। कन्याकुमारी श्रीलंका के बीच में ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये एक सेकेंड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या था कि दोनों को अलग क्या करता है, तो दोनों को अलग करता है बेटा गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ से आपका कच्छ रीजन और काठियावाड़ पेनिनसुला दोनों ही अलग हो जाते हैं, जो आपने मैप पे देखा। और आपने बाकी ऑप्शन भी देख लिए, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ एडन, ये दोनों ही देख लिए कहाँ पे है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंटर ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब यहाँ पे जिसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका वायुमंडलीय दाब है,
तो वायुमंडलीय दाब में निम्न इन द सेंटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके सेंटर में आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होता है। इस विच ऑफ द फॉलोइंग, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जैसे ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ऐसे करके, तो इसके जो सेंटर ये वाला पोर्शन है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, उसका क्या सिचुएशन होती है, इस बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, कह रहा है कि वेरी लो, कि सेंटर में जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, कि वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ डेंस सिंकिंग एयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंस सिंकिंग एयर होती है, कि बहुत ही ज्यादा घनी एक मतलब जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा सिंक होती होती है, श्रिंक हो रही होती है, सिंक हो रही होती है, और बहुत ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे होती है, ये कह दूसरे में कह रहा है कि वेरी हाई, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सेंटर में, कह रहा बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, बिकॉज सिंकिंग वार्म एयर सिंक हो रही होती है। वार्म एयर सिंक कैसे हो सकती है, थोड़ा लॉजिकल अगर देखा जाए तो चलिए, सी ऑप्शन है, वेरी लो प्रेशर, यहाँ मतलब यहाँ पे बहुत सेंटर में लो प्रेशर होता है, क्योंकि राइजिंग ऑफ वार्म एयर है, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ रही होती है। और चौथे में कह रहा है वेरी हाई, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सेंटर में वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग विंड, यहाँ पे विंड कैसी होती है, कन्वर्ज हो रही होती है, एक दूसरे से ऐसे करके टकरा रही होती है, कन्वर्ज हो रही होती है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसका क्या एक जो लॉजिकल इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, और मार्क कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तब तक कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो हम साइक्लोन समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। ये देखो आपका आंसर तो आपका बनेगा, ये है आपका साइक्लोनिक कंडीशन। अगर हम थोड़ा साइक्लोन के बारे में जाने, तो हम साइक्लोन के बारे में देखते हैं। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखा, पहले तो हम देखते हैं साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन जिन्हें कहते हैं चक्रवात, कि चक्रवात होते क्या है। तो चक्रवात की बात की जाए तो क्या होता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है और चारों तरफ एक केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं। मतलब ये एक सेंटर हो गया, और ये सेंटर की तरफ क्या है, ये सेंटर की तरफ जैसे ये है, ये एक लो प्रेशर है, लो प्रेशर जोन है, और लो प्रेशर जोन की तरफ चारों तरफ क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे। और ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है आपका। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं, मतलब हवाएं चलती हैं कैसे, सर्कुलर पाथ में। तो उसको ही क्या कहते हैं, और ये एक्टिविटी कहाँ पे होती है, ओशन में देखने को मिलती है, इसी को साइक्लोन कहते हैं। मतलब अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि एक सर्टन प्लेस, किसी एक प्लेस पर जब लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तब उसके आसपास क्या है, उच्च दाब क्षेत्र की हवाएं क्या होती हैं, तेजी से निम्न दाब क्षेत्र मतलब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। अब साइक्लोन की बात, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर लें तो कंडीशंस बनती हैं। फिलहाल तो हम सेंटर की बात करेंगे तो उसके आंसर पे आ जाएंगे, लेकिन हम कुछ यहाँ पे इसकी दशाएं भी देख लेते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने की, तो हम उनको देख लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में देखने को मिलते हैं। दूसरी कंडीशन है इनके लिए जो टेम्परेचर होना है, ये मोस्टली आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन में भी मिलेंगे, 5 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ या साउथ में। 5 डिग्री नॉर्थ में मिलेंगे इक्वेटर से, या 5 डिग्री 5 से 15 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, 5 से 15 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पे कोरिलेसिस फोर्स जीरो होता है, कोरिलेसिस फोर्स जीरो नहीं चाहिए होता है इनके बनने के लिए। और मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए सरफेस का, 27 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, 27 डिग्री टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए सरफेस टेम्परेचर किसका, ओशियन का। अगर इससे कम है तो इस कंडीशन नहीं बन सकती, साइक्लोनिक कंडीशन, लो प्रेशर वहां पे क्रिएट नहीं होगा। और तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो कोरिलोसिस फोर्स है, जो आपका कोरिलोसिस कोरियोलिस सॉरी कोरियो कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस बल है वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल शून्य नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट शून्य नहीं होना चाहिए।
मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसीलिए इक्वेटर, एग्जैक्ट इक्वेटर पे क्या होते हैं, जो डोल्ड्रम क्षेत्र होता है वहां पे आपके कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। आईटीसी का क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, विशेषताएं इसकी अगर देखें तो विशेषताएं ये, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इनका विस्तार ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉयर बहुत बड़े होते हैं। जहां कॉस्ट पे हिट करते हैं वहां एकदम तबाही सी मचा देते हैं। ठीक है, और टेम्परेट साइक्लोन के जस्ट विपरीत होते हैं एक टाइप के। ठीक है, और अब हम इसके बात करें, क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में क्या था, इसके सेंटर की बात करें, और सेंटर को क्या कहते हैं, आई। और ये जो सेंटर की चारों तरफ ये वॉल क्रिएट हो जाती है, इसे कहते हैं आई वॉल। ठीक है, आई वॉल, आंख की दीवार कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये हाई प्रेशर विंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं, ये आपका लो प्रेशर बनता है। और ये सर्कुलर पाथ में होती है, ये 2D स्ट्रक्चर है इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पे जो एयर होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है, वार्म हो जाती है, गर्म होती है, गर्म होके क्या होती है, और हल्की हवा वर्टिकली अगर देखा जाए तो क्या होती है, लो टू हाई जाती है। लो टू हाई जाती है, ऊपर उठती है, राइज करती है। अब जब ऊपर उठती है सर्कुलर पाथ में राइज कर रही होती है, तो आई सेंटर की बात करें, आई की बात करें, ये बहुत ही कैसा शांत क्षेत्र होता है, काम रीजन होता है। अब ये बेटा काम रीजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाउडलेस होता है। क्लाउडलेस होता है, यहाँ पे कोई भी बादल नहीं बनते इसके आई के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नो क्लाउड, यहाँ पे आपको कोई भी बादल देखने को नहीं मिलेंगे। इसके कौन से, इसके सेंटर पार्ट में, आई वाले पोर्शन में जहां पे इसकी आंख होती है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, लेकिन आसपास आई के वॉल के आसपास इधर आपको जस्ट विपरीत कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, वेरी लो, प्रेशर बहुत कम होता है, और राइजिंग वार्म एयर ऊपर उठती है। अगर पहले की बात करें, लो बिकॉज ऑफ डेंस की, देखो ये कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है क्योंकि लो प्रेशर तो होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ, क्योंकि डेंस सिंकिंग एयर। अब सिंकिंग एयर होगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी थोड़ी, ऊपर जाके तो हवा फैलती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कैसे भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आप साइक्लोनिक जो हमारे चक्रवात हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इनके बारे में पता हो गया होगा। अब ये देखो, ये एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, ये वाला पोर्शन होता है, सेंटर पॉट होता है, जिसे आई कहते हैं, आई। और इसके चारों तरफ ये हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे काम रीजन होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ऊपर जाके हवा राइज करती है क्योंकि बॉम्ब एयर होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियर डिफाइन मिक्स फॉर्मिंग। हमें मिक्सिंग, जो हमारी मिक्स्ड फॉर्मिंग है, मिक्स्ड फॉर्मिंग के बारे में हमें डिफाइन करना है कि मिक्स्ड फॉर्मिंग कौन सी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चार ऑप्शन आपके क्या हैं, चार मिश्रित, मिश्रित फार्मिंग मतलब खेती कह सकते हो। तो कौन सी मिश्रित खेती है यहाँ पे, मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि एक तरह की प्लांटेशन ना, मतलब खेती ना होके उसमें दो तरह की कोई खेती करते हैं तो मिक्स्ड खेतिंग होती है, एक ही सीजन में समथिंग करते हैं तो मिक्स फार्मिंग होती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया कि ग्रोइंग रावी एज वेल एज अ खरीफ, ओके। दूसरा है ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो रियरिंग एनिमल्स, ओके। तीसरा है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेशन वेजिटेबल्स, ओके। तीसरा है, चौथा है ग्रोइंग ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन द प्लांट अवे। मतलब पहले में कह रहा है कि रावी, रावी क्या है, रावी एक सीजन खेती होती है, जो आपकी कब होती है, जो नवंबर और दिसंबर में आपकी बोई जाती है, और इधर आपकी मार्च में, मार्च या फरवरी में, फरवरी और मार्च में आपकी क्या कर दी थी, या अप्रैल में काट दी जाती है रावी क्रॉप्स। और ये रावी क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि आपकी गेहूं, ठीक है, चना, ये रावी क्रॉप्स में आते हैं। जो आपकी मटर हो गई, ये रावी क्रॉप्स में आते हैं। और खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, खरीफ क्रॉप जैसे इसके क्या होती है, आपकी जून जुलाई में, जून से जुलाई में आपकी क्या करती है, जुलाई में बोई जाती है, और इसका काटी कब जाती है, तो ये काटी जाती है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है तो इसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे आपकी मेज हो गई, मेज हो गई, जो मक्का हो गई वो, और आपकी और भी कल्टीवेशन है जो आप इधर करते हैं, जैसे शुगर कैन हो गया, शुगर कैन हो गया, गन्ना हो गया आपका, ये सारी।
तो ये मिक्स फार्मिंग तो है नहीं, राबी और खरीफ कर नहीं सकते, ये यहाँ पे बोई जाती तब काटी जाती है, जब ये काटी जाती तब ये बोई जाती है। तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अच्छा, वीडियो को पॉज करके खुद से अटेंड करने की कोशिश जरूर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाकी तो हम समझाने के लिए बैठे ही हैं। फिलहाल तो आप खुद से अटेंड करेंगे, तब आपको ज्यादा इस मतलब इस जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है क्रॉपिंग सीजन, सेवरल क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, सब मतलब कुछ क्रॉप्स की जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, एंड ऑल्सो रेयरिंग द एनिमल, और कुछ साथ में एनिमल के लिए भी किया जाता है। जैसे आप पोल्ट्री कर लो, ये सारी चीजें कर लो, मतलब ये तो हमारा आंसर ही है, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्या, फार्मिंग अलोंग विद द क्रॉप प्रोडक्शन, आप खेती भी कर रहे हो, खेती के साथ साथ आप एग्रीकल्चर, जो अदर सम एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हो, जैसे आप पोल्ट्री कर रहे हो, पोल्ट्री के साथ ही आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, दूध दूध मतलब बहुत सारी आपने बफेलोज या काउस पाल ली, आप उनसे मिल्क निकाल के उनका मतलब क्या कर रहे हो, मार्केट में उसका प्रोडक्ट मतलब बेच रहे हो, सोल्ड आउट कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, ये आप साथ में उस लैंड पे आप क्रॉप, ये तो क्रॉप क्रॉप तो कर ही रहे हो, साथ साथ में आप दूसरी भी चीजें कर रहे हो, एनिमल से रिलेटेड आप बी कीपिंग कर रहे हो, आप मधुमक्खी पाल रहे हो साथ ही में। तो ये सारी क्या आ जाती है, ये आपकी मिक्स फार्मिंग आ जाती है, मिश्रित खेती में आ जाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, फ्रूट एज वेल वेजिटेशन, ये मिक्स फार्मिंग में नहीं आएगा, ठीक है? ग्रोइंग ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन द प्लांटेड वे, अब प्लांटेड वे में करना, ये भी एक मिक्स फार्मिंग का आंसर नहीं हो सकता, लॉजिकल अगर थोड़ा सोचा जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, राबी और खरीफ भी पता लग गया, कौन कौन सी राबी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स है आपकी ये सारी। तो ऑप्शन इसका था ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स, और जब हम कुछ क्या करते हैं, कुछ फसलों के साथ हम प्रोडक्शन, कुछ फसलों के प्रोडक्शन के साथ जब हम एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में करते हैं, पशुपालन करते हैं, पोल्ट्री डेयरी फार्मिंग करते हैं, बी कीपिंग, ये सारी चीजें करते हैं, तो वो उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये है हमारा वर्ल्ड मैपिंग पे। वर्ल्ड मैपिंग लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे आज क्या क्वेश्चन है हमारा। आज क्वेश्चन है लेक विक्टोरिया के बारे में। क्वेश्चन दिया गया है कि लेक विक्टोरिया इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन तीन तीन कंट्री का एक पेयर दिया गया है, आपको बताना है लेक विक्टोरिया। अगर आपने मैप पे देखा है अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर लेंगे कि लेक विक्टोरिया है, जो आपकी विक्टोरिया झील है, वो किन तीन कंट्री में है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है केन्या, युगांडा एंड सोमालिया, दूसरा युगांडा, केन्या, तंजानिया, और तीसरा है युगांडा, तंजानिया, कॉन्गो रिपब्लिक, और चौथा है कॉन्गो रिपब्लिक, केन्या एंड इथोपिया। तो वीडियो को अगर आपने अच्छे से अफ्रीका का मैप एनालाइज किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं समझा रहा हूँ, देखते हैं मैप पे लेक विक्टोरिया के बारे में, ठीक है? ये कहाँ पे है, क्या है इसकी खासियत, क्या है सारी चीजें। चलिए, फिलहाल तो खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आइए आप चलते हैं लेक विक्टोरिया पे, और ये है हमारी प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ चलेंगे। अब साउथ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ये देखिए आपकी दिख रही है, ये जो दिख रही है ना, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसे कहते हैं लेक विक्टोरिया। ये ये है आपका लेक विक्टोरिया। अगर पॉलिटिकल मैप पे देखा जाए, तो लेक विक्टोरिया किन तीन देशों में फैला हुआ है, ऊपर आपको मिलेगा युगांडा, इधर आपको मिलेगा केन्या, और नीचे आपको मिलेगा तंजानिया। तो हमारा और आंसर हमारा क्या हुआ, हमने मैप पे तो देख लिया लेक विक्टोरिया को, और लेक विक्टोरिया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर में अगर हम देखें तो आंसर में हमारा बच्चों क्या होगा, देखो, युगांडा में था, केन्या में था, और आपका कहाँ था, और आपका तंजानिया में था। तो आंसर हमारा बी बनेगा। अगर हम सोमालिया की बात करें, देखो मैप पे देखें, अगर सोमालिया की बात करें तो सोमालिया कहाँ है, आपको सोमालिया कहाँ मिलेगा, आपको सोमालिया, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, आपको सोमालिया कहाँ मिलेगा, सोमालिया आपको, अगर इसको जूम इन किया जाए थोड़ा, तो देखो इस केन्या के इधर, ये तो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, सोमालिया इससे बहुत दूर है।
और ये आपका अरेबियन सी से बाउंड्री का टच करता है। ठीक है, सोमालिया तो होगा नहीं। अब इथोपिया की बात करें, इथोपिया पूरी लैंडलॉक कंट्री है, आपके ऊपर है। ठीक है, ये भी नहीं है पार्ट इसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, अगर मैप अच्छे से देखते हैं आप, तो आप क्वेश्चन को अटेंड कर ले जाएंगे। तो देखिए, ये रहा लेक विक्टोरिया। ये, अब लेक विक्टोरिया ये है आपकी। अब लेक विक्टोरिया के बारे में कुछ जान लें। तो ये क्या है? ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। एक तो खिताब इसको ये मिला है। दूसरा खिताब इसको मिला है कि सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया की वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर सुपीरियर। और सुपीरियर लेक आपकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में है। और ये एक ट्रांस बाउंड्री लेक है, मतलब कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री लेक है। तो ये तो लेक विक्टोरिया के बारे में खासियत है। और लेक विक्टोरिया के बारे में और हम जानते हैं, जानना चाहेंगे। लेक विक्टोरिया से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नाइल रिवर। और नाइल रिवर, जिसे हिंदी में नील नदी भी कहते हैं, नाइल रिवर। और नाइल रिवर को एक बहुत ही एक उपाधि हासिल है। और नाइल रिवर को क्या है? ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, यहीं पे एक और, ये क्या करती है? ये मेडिटेरियन में जाके मेडिटेरियन सी में अपना डेल्टा बनाती है। अब नाइल रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ने से पहले हम ये देखें कि नाइल रिवर निकलती कहाँ से। ये विक्टोरिया लेक से ही निकलती है। अच्छा, विक्टोरिया लेक से जब ये निकलती है तो इसका नाम होता है व्हाइट नाइल रिवर, सफेद नील नदी। विक्टोरिया लेक से निकल के युगांडा में जाती है। युगांडा के बाद ये आपकी साउथ सूडान में जाती है। साउथ सूडान के बाद जैसे ही ये सूडान में घुसती है और सूडान में एंटर करती है, इधर सूडान से, इधर इथोपिया से एक रिवर आती है जिसे ब्लू नाइल कहते हैं। और ब्लू नाइल क्या करती है? इथोपिया से आके सूडान में जाती है। और सूडान में एक रीजन है, वहां पे ये दोनों मिलती हैं नदियां, तब फॉर्मेशन होता है नदी का, नाइल रिवर। और नाइल रिवर ये क्या करती है? ये डेजर्ट एरिया के पास, डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है ये पूरा रीजन। और इस सहारा डेजर्ट से जब पास होती है तो यहाँ की मिट्टी को थोड़ा फर्टाइल कर देती है अच्छे खासे। तो लोगों का ज्यादा बसाव देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, अफ्रीका के सहारा रीजन में आप लोगों नाइल रिवर के आसपास मिलेगा। क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, अपना खाते पीते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन भी, सारी चीजें कर रहे हैं। अब ये नदी इजिप्ट में घुसती है। इजिप्ट में जाके अपना मेडिटेरियन के पास अपना क्या करती है? अपना डेल्टा बनाती है और मेडिटेरियन सी में अपना पानी गिरा देती है। तो ये तो नाइल रिवर हो गई। अब यहाँ पे एक रिवर और है, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर को ही इससे मिलता जुलता एक खिताब हासिल है। और वो ये है कि दुनिया की सबसे वाटर कैरिंग कैपेसिटी वाली रिवर कौन सी है? वाटर को कैरिंग करती है। और वाटर कैरिंग कैपेसिटी की जो रिवर है वो कौन सा है? अमेजन रिवर है। सबसे ज्यादा पानी को ले जाती है, लंबी तो नहीं है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी? नाइल रिवर है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा काफी। और इस लेक्चर की लिंक और इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल की आईडी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी दोनों ही। और इसको आप क्या करें, ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पे डेली क्विजेस पढ़ती हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ती हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।